जाने जहां में खुशामदीद आबे हयात की एक और नई एपिसोड आ चुकी है और इस एपिसोड का जो सीन शुरू होता है वो आयशा आबिदीन से शुरू होता है। आप लोगों को याद है कुछ टाइम पहले एक फैमिली इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसमें एक बच्ची का नाम आयशा आबिदीन था। वो 3 बहनें थीं जिनकी माँ अमेरिका में रहती थी और उसके भी बाप की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद आयशा आबिदीन बहुत छोटी थी और उसकी परवरिश वो नहीं कर सकती थी। वहां पे बहुत तेज रफ्तार जिंदगी थी शायद अमेरिका की, इसलिए उसने नानी और नाना के पास उस बच्ची को भेज दिया था। वो जब भी अमेरिका आती थी तो उसका दिल वहां रहने को नहीं करता था, शायद वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी माँ ना चाहते हुए भी उसे पाकिस्तान में ही रहने पर राजी हो गई थी। उसके नानी नाना ने इस्लामी इक़दार के मुताबिक उसकी परवरिश की थी और वो बहुत ज्यादा खुश थे उसके रवैये से, और वो जब भी आती थी अपनी माँ की खिदमत करती थी। उस बच्ची का नाम था आयशा आबिदीन। अब उस बच्ची को कनेक्ट किया जा रहा है किसी तरह से जिब्रील सिकंदर के साथ। जी, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अब क्या ताल्लुक है वो तो हम अभी जानते हैं। दरअसल आयशा आबिदीन को जिंदगी में पहली बार अगर किसी लड़के से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ था तो वो कोई और नहीं था बल्कि जिब्रील सिकंदर था। पाकिस्तान में रहते हुए भी उसने अपनी बड़ी बहन निसा आबिदीन से जिब्रील के बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि वो एक फेहरिस्त बना सकती थी। उसकी बड़ी बहन निसा आबिदीन जो कि अमेरिका में रहती थी, वो जिब्रील की क्लास फेलो थी और उससे शदीद मुतासिर और मरूब भी थी, इसके बावजूद कि वो खुद एक शानदार तालीमी करियर रखने वाली तालिबा थी। तो इस तरह से आयशा आबिदीन का कनेक्शन हुआ जिब्रील सिकंदर से, यानी कि उसकी बड़ी बहन निसार जिब्रील की क्लास फेलो थी और वो फेसबुक पे अक्सर बातचीत करते थे, कमेंट्स वो उसके अक्सर पढ़ती होती थी और उसे अब आदत हो चुकी थी जिब्रील के तबसरों की। बहुत सी डिफरेंट मुबाहिसे जिनमें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहा होता था, वो एक एक लफ्ज को पढ़ती थी। आयशा फेसबुक पर अपनी बहन की वॉल पर अक्सर जिब्रील के कमेंट्स पढ़ती थी जो वो उसकी बहन के स्टेटस अपडेट्स पर देता रहता था। आयशा भी कई बार उन अपडेट्स पर तबसरा करने वालों में से होती थी, लेकिन जिब्रील सिकंदर की हिस्से मजाक का मुकाबला वहां कोई भी नहीं कर पाता था। उनके कमेंट्स निसा आबिदीन की वॉल पर बिल्कुल अलग चमकते हुए नजर आते थे और जब वो किसी वजह से वहां तबसरा नहीं कर पाता था तो कई बार उसके क्लास फेलोज के तबसरों की लंबी कतार के बीच में जिब्रील की खामोशी और गैर हाजिरी को बुरी तरह से महसूस किया जाता। और उन महसूस करने वालों में सरे फहरिस्त कौन थी? आयशा आबिदीन, जिसे खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि वो जिब्रील के कमेंट्स पढ़ते पढ़ते उसकी आदी हो गई थी। हालांकि कभी भी आयशा आबिदीन का जिब्रील से कभी कोई मुलाकात, कभी कोई इंटरेक्शन, कभी कोई लाइव बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ कमेंट्स पे बातचीत होती थी। इसके अलावा निसा के साथ जिब्रील की मुख्तलिफ फंक्शंस और सरगर्मियों में अक्सर बहुत सारी ग्रुप फोटोज नजर आती थीं, लेकिन आयशा को हमेशा जिब्रील की फैमिली के बारे में तजस्सुस रहा था। वो सालार सिकंदर से वाकिफ थी क्योंकि उसका तारुफ भी निसा, उसकी बड़ी बहन, ने ही करवाया था। लेकिन उसकी फैमिली के बाकी अफराद को देखने का उसे बेहद इश्तियाक था और यही इश्तियाक उसे बार बार जिब्रील की फ्रेंड लिस्ट में ना होने के बावजूद उसकी तस्वीरों को खोजने के लिए मजबूर करता था जहां उसे रसाई हासिल थी। कुछ तस्वीरें वो देख सकती थी, कुछ वो नहीं देख सकती थी, लेकिन उन तस्वीरों में जिन तक उसे रसाई हासिल थी उनमें जिब्रील की फैमिली की तस्वीर तो नहीं थी। आपको पता है ना कि फेसबुक पर प्राइवेसी होती है, फ्रेंड्स सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बेचारे बाहर वाले मेहमान जरा लिमिटेड रिसोर्सेज तक ही उनकी पहुंच होती है। खैर, जिब्रील भी गायबाना तौर पर आयशा से वाकिफ था और उस तारुफ की वजह भी फेसबुक पर निसा के स्टेटस पर होने वाले तबसरों में उनका हिस्सा लेना था और निसा ने अपनी वॉल पर जिब्रील को अपनी बहन से मुतारिफ करवाया भी था। वाओ, वो गायबाना तारुफ बस इतना ही रहा था क्योंकि जिब्रील ने कभी उसकी आईडी खोजने की कोशिश नहीं की थी और आयशा की अपनी वॉल पर तस्वीरें भी बहुत कम थी। उससे भी ज्यादा कम वो लोग थे जिन्हें उसने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ था, यानी कि फ्रेंड लिस्ट। निसा के बरक्स उसका हल्का अहबाब बहुत ज्यादा महदूद था और उसकी कोशिश भी यही रहती थी कि वो उसे उतना ही महदूद रखे। वो ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं करती थी। आयशा को जिब्रील के बारे में हमेशा से ये गलत फहमी रही थी कि वो निसा में इंटरेस्टेड है और इस तासुर की बुनियादी वजह खुद निसा थी, जो इस बात को तस्लीम करने में कभी तामिल नहीं करती थी कि उम्र में उससे छोटा होने के बावजूद भी वो जिब्रील को पसंद तो करती ही थी।
वैसे तो निसा उम्र में उससे 4 साल बड़ी थी, लेकिन अपने कद काठ और पुख्तगी दोनों से 15-16 साल का वो लगता नहीं था, और निसा ये भी जानती थी। यूनिवर्सिटी में इतना वक्त गुजार लेने के बावजूद जिब्रील अभी तक गर्लफ्रेंड नामी किसी भी चीज के बगैर था, तो ऐसे हालात में सालार सिकंदर की लाइक औलाद पर किस्मत आजमाई करने के लिए कोई भी तैयार तो हो ही सकता था, सिर्फ निसा ही नहीं। आयशा आबिदीन उन सब चीजों से वाकिफ थी, और निसा की जिब्रील में दिलचस्पी उनके घर में एक खुला राज था। लेकिन उन दोनों के मुस्तकबिल के हवाले से ना तो उनको कोई मुगालता था और ना ही किसी और को। निसा जहानत और काबिलियत से मुतासिर होने वालों में से थी, और जिब्रील सिकंदर कोई वो पहला शख्स नहीं था जिसने उसे मुतासिर किया था। लेकिन हाँ, फिलहाल ये जिब्रील ही था जिसका जिक्र वो हमेशा ही करती रहती थी। आयशा आबिदीन एक गैर जानिबदार मुबस्सिर की तरह ये सब कुछ देखती आ रही थी, और जब वो जिब्रील से मिली तो वो उससे पहले ही बहुत मुतासिर थी। मुलाकात हो ही गई आयशा आबिदीन की जिब्रील से। दरअसल यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में वो पहली बार जिब्रील से बिलाखिर मिलने में कामयाब हो गई थी, और निसा को अंदाजा नहीं था कि आयशा सिर्फ जिब्रील से मिलने के लिए उसके साथ यूनिवर्सिटी आने पर तैयार हुई थी, वरना जब भी वो अमेरिका आती इन सबकी कोशिशों के बावजूद अपनी मर्जी की जगहों के अलावा कहीं भी नहीं जाती थी। वो यूनिवर्सिटी में होने वाली कोई तकरीब तो वो शायद वो आखिरी चीज थी जिसके लिए आयशा यूनिवर्सिटी आती, और निसा ने ये बात जिब्रील से उसे मुतारिफ कराते हुए भी कही थी। जिब्रील सिकंदर वो पहला लड़का था जिसे देखने का आयशा आबिदीन को इश्तियाक हुआ था, और जिब्रील सिकंदर ही वो पहला लड़का था जिसे आयशा आबिदीन अपने जहन से निकालने में अगले कई साल तक कामयाब नहीं हो सकी थी। तस्वीरें कभी कभार किसी शख्स की शख्सियत और वजाहत को बदल कर रख देती हैं, और बहुत ही अच्छा करती हैं। मोहम्मद जिब्रील सिकंदर सहर अंगेज करिश्माती शख्सियत का मालिक था, खतरनाक हद तक मुतासिर और मरऊब कर देने वाली शख्सियत। 16 साल की उम्र में भी वह तकरीबन 6 फुट कद के साथ सालार सिकंदर की गहरी स्याह आंखें और अपनी माँ के तीखे नैन नकूश और बेहद भारी आवाज के साथ एक अजीब ठहराव का मंबा दिखता था। एक बेहद मामूली डार्क ब्लू जीन्स और धारीदार ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट में मलबूस जिब्रील सिकंदर मुस्कुराता हुआ पहली बार आयशा आबिदीन से मुखातिब हुआ था, और वो बुरी तरह से नर्वस हुई थी। वो नर्वस होना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिब्रील से वहां खड़े सिर्फ मुखातिब होना भी उसे उसके कदमों पर खड़े रहना दुश्वार कर रहा था। वो सिर्फ निसा ही नहीं, किसी भी उम्र की किसी भी लड़की को पागल करने की सलाहियत तो रखता ही था। आयशा आबिदीन ने दिल ही दिल में ये एतराफ किया था। उसने निसा के किसी तबसरे पर आयशा से पूछा कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगता अमेरिका आकर घूमना फिरना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वो गड़बड़ाई, उसने खुद को संभाला और फिर जिब्रील के सवाल का जवाब दिया जिसकी आंखें उसी पर टिकी हुई थी। वो अब सीने पर बाजू लपेटे हुए था और वो उसके जवाब पर मुस्कुराया था। फिर उसने निसा को फंक्शन के बाद आयशा के साथ किसी रेस्टोरेंट में कॉफी की दावत दी थी, जो निसा ने कबूल कर ली थी। वो दोनों अपने कुछ दोस्तों का इंतजार करते हुए गपशप में मसरूफ हो गए थे। आयशा एक बार फिर गैर जानिबदार मुबस्सिर बन गई थी। निसा हाकिम मिजाज लड़की थी और घर में वो हर काम अपनी मर्जी और अपने तरीके से करने की आदी थी। लेकिन आयशा ने महसूस किया था कि निसा जिब्रील के साथ उस तरह नहीं कर रही थी। वो उसकी पूरी बात सुनकर कुछ कहती और उसकी बहुत सी बातों से इत्तेफाक भी करती। एक दूसरे के साथ खड़े आयशा आबिदीन को वो बेहद अच्छे लग रहे थे, एक परफेक्ट कपल की तरह जिस पर उसे रश्क आ रहा था। और जिब्रील से इस तरह मुतासिर होने के बावजूद वो उसे निसा की जिंदगी के साथी के तौर पर ही देख रही थी। निसा का ज़ौक़ और इंतखाब हर चीज में अच्छा और मुनफरिद था, और जिब्रील उसका एक और सबूत था। फंक्शन के बाद वो निसा और जिब्रील के कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में कॉफी पीने गई थी। ये एक इत्तेफाक था या खुशकिस्मती के 6 अफराद के इस ग्रुप में जिब्रील और आयशा की नशिस्तें एक दूसरे के साथ थी। निसा जिब्रील के बिलमुकाबिल मेज की दूसरी जानिब थी और आयशा की दूसरी तरफ निसा की एक और दोस्त सुजैन थी। आयशा आबिदीन की घबराहट अब इंतहा पर पहुंच चुकी थी। वो उसके इतने करीब थी कि उसके परफ्यूम की खुशबू तक महसूस हो रही थी उसे। टेबल पर धरे उसके हाथ की कलाई में बंधी घड़ी से डायल पर टिक टिक करती सुई देख सकती थी वो, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर सकती थी तो वो गर्दन मोड़कर उसे इतने करीब से देख नहीं सकती थी। वो गलत जगह बैठ गई थी। आयशा आबिदीन को मेन्यू देखते हुए ये एहसास हुआ था। जिब्रील मेजबान था और वो सभी से पूछ रहा था, और फिर उसने आयशा से भी पूछा। आयशा को मेन्यू कार्ड पर इस वक्त कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था।
जो दिख रहा था वो उस एहसास से गायब हो गया था कि वो गर्दन मोड़कर उसे ही देख रहा था। तभी उसने कहा, जो सब लेंगे मैं भी ले लूंगी। आयशा ने जैसा सबसे महफूज हल तलाश किया था और जिब्रील मुस्कुराया और उसने अपना और उसका ऑर्डर एक ही जैसा नोट करवाया। वो एक वेजिटेबल पिज्जा था जिसे उसने ड्रिंक्स के साथ ऑर्डर किया और बाद में कॉफी के साथ चॉकलेट मूस। निसा अपने ऑर्डर पहले ही दे चुकी थी और बाकी सब लोग भी अपने ऑर्डर नोट करवा रहे थे। और फिर दौरान गुफ्तगू जिब्रील के एक सवाल पर यकदम आयशा ने कहा, मैं इस साल मेडिकल में चली जाऊंगी, मेरा एक्चुअली एडमिशन हो गया है। वाओ, फैंटास्टिक, उसने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खुद भी मेडिसिन में ही जा रहा था। वो सब लोग गुफ्तगू में मसरूफ थे और इस गुफ्तगू में उसकी खामोशी को जिब्रील ही वक्तन फवक्तन एक सवाल से तोड़ता। वो जैसे उसे बोरियत से बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर शामिल करने की, और आयशा ने चीज महसूस की थी। वो जिन टीन एजर्स को जानती थी वो और तरह के थे और ये और तरह का था। खाना आने पर वो इसी तरह गुफ्तगू में मसरूफ खुद खाने के साथ साथ आयशा को भी सर्व करता रहा, यूं जैसे वो रूटीन में ये सब करने का आदी रहा हो। सालार सिकंदर भी तो यही किया करता था। जब भी वो खाना खाता था तो वो इमामा को भी सर्व किया करता था और आखिरी नवाला वो हमेशा इमामा को ही खिलाता था। खैर, मोहम्मद जिब्रील सिकंदर से होने वाली वो पहली मुलाकात और उसमें होने वाली एक एक चीज आयशा आबिदीन के ज़हन और दिल दोनों पर नक्श हो गई थी। उसने बेहद दिल से ख्वाहिश और दुआ की थी कि जिस भी लड़की का ये नसीब होगा वो बेहद खुशकिस्मत होगी। इस उम्र में भी उसने अपनी जिंदगी के हवाले से कुछ भी सोचना शुरू नहीं किया था। अगर करती तो जिब्रील वो पहला लड़का होता कि उसे जैसे शख्स की ख्वाहिश थी वो अपने लिए करती। जिब्रील ने उसके लाशऊर को उस पहली मुलाकात में इसी तरह से मुतासिर किया था। तभी आयशा निसा से कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ कर रही हूँ निसा कि तुम्हारी शादी जिब्रील से हो जाए। जब भी हो, वो बहुत अच्छा है। उस कैफे से उस शाम घर वापस आने के बाद आयशा ने निसा से कहा था और वो जवाबन हंसती। खैर, अभी शादी वगैरह का तो कोई सीन नहीं हो सकता हम दोनों के लिए। वो बहुत यंग है और मुझे अपना करियर भी बनाना है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है और अगर कभी भी उसने मुझसे कुछ कहा तो मैं इनकार नहीं करूंगी। कौन इनकार कर सकता है भला जिब्रील को, निसा ने उससे कहा। उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। तुमने देखा वो किस तरह तुम्हें तवज्जो दे रहा था। मुझे याद नहीं मैं कभी अपने साथ कोई गेस्ट लेकर गई हूं और जिब्रील ने उसे इस तरह से तवज्जो ना दी हो। आयशा का दिल अजीब अंदाज में पूछा, तो वो तवज्जो सभी के लिए होती थी और उसकी आदत थी मेहरबानी नहीं? उसने कुछ मायूसी से सोचा। तुम्हें पता है वो मुझे क्यों अच्छा लगता है? निसा उससे कह रही थी। वो हाफिज कुरान है, बहुत बाअमल है। कभी तुम उसकी तिलावत सुनो, बहुत खूबसूरत आवाज है उसकी, लेकिन इतना मजहबी होने के बावजूद वो बहुत लिबरल है, तंग नजर नहीं है जैसे बहुत सारे मुस्लिम होते हैं, और ना ही उसको मैंने कभी दूसरों के हवाले से शिद्दत पसंद पाया है। मुझे नहीं याद कभी उसने मेरे या किसी और फीमेल क्लास फेलो के लिबास के हवाले से कुछ भी कहा हो या वैसे ही किसी के बारे में कोई कमेंट किया हो, कभी भी नहीं। निसा कहती जा रही थी। वो लिबास के मामले में खासी मॉडर्न थी और उसे यह काबिल कबूल नहीं था कि कोई उस पर इस हवाले से कोई कदगन लगाए, और जिब्रील में उसे यह खूबी भी नजर आई थी। आयशा बिल्कुल किसी सहरज़दा मामूल की तरह ये सब सुन रही थी और निसा के इंकशाफात ने जैसे आयशा के लिए उसकी जिंदगी के आइडियल लाइफ पार्टनर की चेकलिस्ट में मौजूद खूबियों की तादाद और भी बढ़ा दी थी। वो फजर के वक्त नमाज के लिए उठी थी और इस वक्त नमाज पढ़ने के बाद उसने एक बार फिर फेसबुक चेक किया था और खुशी की एक अजीब लहर उसके अंदर से गुजरी थी कि वो ऐड हो चुकी थी। और जो पहला काम आयशा ने किया था वो उसकी तस्वीरों में उसकी फैमिली की तस्वीरों की तलाश थी और उसे नाकामी नहीं हुई थी। उसके अकाउंट में उसकी फैमिली की बहुत सारी तस्वीरें थी। सालार सिकंदर की, हिजाब में मलबूस इमामा की, उसकी 9 उम्र बहन इनाया की, हमीन की और रईसा की। जिब्रील के अंकल्स और कजन्स की जो उनकी फैमिली के बरक्स बेहद मॉडर्न नजर आ रहे थे, लेकिन उन सब में अजीब हम आहंगी नजर आ रही थी। वो जिब्रील सिकंदर से दोस्ती करना चाहती थी लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाई थी। लेकिन वो और उसके फैमिली यकदम जैसे उसके लिए एक आइडियल फैमिली की शक्ल इख्तियार कर गए थे। जिब्रील सिकंदर की फैमिली ऐसी फैमिली थी जिसका वो हिस्सा बनना चाहती थी, का आइडियल फैमिली, लेकिन बदकिस्मती से वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाई थी।
और वो हिस्सा बनी भी तो किस फैमिली का? आयशा आबिदीन एहसन साद की फैमिली का हिस्सा बनी। एहसन साद की फैमिली आपको याद होगी कि सालार सिकंदर के घर आए थे और उन्होंने ये जताने की कोशिश की थी कि उनके पास जितना इस्लाम के बारे में नॉलेज है उन्हें सीखना चाहिए उनसे कुछ, और बहुत सारी डिटेल में बात हुई थी इनके खानदान के बारे में पास्ट में। दरअसल आयशा आबिदीन एहसन साद और उसकी फैमिली से जब पहली बार मुतारिफ हुई थी तो उसे ऐसा ही लगा था कि वो जिब्रील सिकंदर जैसा ही खानदान था, और एहसन साद उसे लगा था कि जिब्रील सिकंदर जैसा मर्द है, काबिल, बाअमल, मुसलमान और हाफिज कुरान। आयशा आबिदीन ने जिब्रील सिकंदर के धोखे में एहसन साद को अपनाने का फैसला कर लिया था। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, क्योंकि एहसन साद की फैमिली वो फैमिली है जो दूसरों के सामने हमेशा ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि नॉलेज में और इस्लाम के नॉलेज में उनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। सबको एहसास कमतरी का शिकार कराना और उन लोगों को उनके पास्ट की बुराइयां याद दिलाना कि वो किस कदर गुनहगार लोग थे और अब वो क्या हो गए, और इस तरह की अजीब अजीब बातें, यानी कि इस्लाह नहीं तनकीद करने वाली बातें उनकी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। वो देखने में तो बहुत नेक, मुसलमान और हर तरह से परफेक्ट लगते थे, लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। सीन हुआ यहाँ पे खत्म। देखते हैं कि आयशा आबिदीन के साथ क्या होगा। अगला सीन शुरू होता है, काफी उदास कर देने वाली बातें हैं इस सीन में। जिंदगी बहुत ज्यादा बदल चुकी है, कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, सालार पे तकालीफ फिर से आ रही हैं, इमामा की जिंदगी में अंधेरी रातें दोबारा से लौट कर आ रही हैं। और अब इस वक्त इमामा देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि सालार सिकंदर की जो डायरी है उसको प्रिंट आउट कर रही होती है, और इस किताब का पहला बाब अगले 9 अब्वाब से बहुत मुख्तलिफ था, और उसे पढ़ने वाला कोई भी शख्स ये फर्क महसूस किए बगैर नहीं रह सकता था कि पहला बाब बदल दिया गया था। एक दफा इमामा ने कहा था कि वो इसको एडिट करेगी और उसे इस तरह से बनाएगी कि उसको पढ़ने वाला शख्स ये ना समझे कि वो ताश था, बल्कि उसे आबे हयात का नाम देना चाहती थी वो, और उसे बदल के रख देना चाहती थी, और ऐसा कि जिसको पढ़ने के बाद हर मुसलमान वैसा बनने की कोशिश करे। शायद वो उसे शैतान नहीं दिखाना चाहती थी उस किताब में। खैर, नम आंखों के साथ उसने प्रिंट की दबाई और प्रिंटर बर्क रफ्तारी से वो 50 सफ़े निकालने लगा जो इस किताब का तरमीम शुदा पहला बाब था। उसने टेबल पर पड़ी डिस्क उठाई और बेहद थके हुए अंदाज में उस पर एक नजर डाली। फिर उसने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ डाला। फिर चंद और टुकड़े अपनी हथेली पर पड़े उन टुकड़ों को एक नजर देखने के बाद उसने उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। डिस्क का कवर उठाकर उसने ज़ेरे लब उस पर लिखे चंद लफ्जों को पढ़ा, और फिर चंद लम्हे पहले लैपटॉप से निकाली हुई डिस्क उसने उस कवर में डाल दी। प्रिंटर तब तक अपना काम मुकम्मल कर चुका था और उसने ट्रे में से उन सफ़ात को निकाल दिया। बड़ी एहतियात के साथ उन्हें एक फाइल कवर में रखकर उन्हें दूसरी फाइल कवर्स के साथ रख दिया जिसमें उस किताब के बाकी 9 अब्वाब थे। पहला बाब उसने यकीनन बदल दिया था, और पहला बाब वही बाब था जहां पे सालार सिकंदर गफलत में शायद डूबा हुआ था, जहां पे वो गुनाहों से भरी हुई जिंदगी गुजार रहा था और हिदायत उसे मिली थी। अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे और अपने रास्ते पे लगा दे, और अब का सालार बहुत बदल चुका था। एक गहरा सांस लेते हुए वो उठ खड़ी हुई और खड़े होकर उसने एक आखिरी नजर उस लैपटॉप की मध्यम पड़ती स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन तारीख होने से पहले उस पर एक तहरीर उभरी थी, विल बी वेटिंग। उसकी आंखों में ठहरी नमी यकदम छलक पड़ी थी। वो मुस्कुरा दी और स्क्रीन अब तारीख होने लगी थी। उसने पलटकर एक नजर कमरे को देखा और फिर बेड की तरफ चली आई। एक अजीब सी थकन उसके वजूद पर छाने लगी थी, इसके वजूद पर या फिर उस हर चीज पर। बेड पर बैठकर चंद लम्हे उसने बेड साइड टेबल पर पड़ी चीजों पर नजर दौड़ाई। वो पता नहीं कब वहां अपनी रिस्ट वॉच छोड़ गया था। शायद रात को जब वो वहां था, वो वजू करने गया होगा ना, तो यहीं छोड़ गया होगा। फिर शायद उसे याद ही नहीं रहा होगा। वो रिस्ट वॉच उठाकर उसे देखने लगी और काफी देर तक देखती रही। सेकंड्स की सुई कभी नहीं रुकती, सिर्फ मिनट और घंटे हैं जो रुकते हुए से नजर आते हैं। सफर खत्म होता है, सफर शुरू हो जाता है। बहुत देर तक उस घड़ी पर उंगलियां फेरती, वो जैसे उसके लम्स को खोजती रही, लेकिन वो लम्स वहां नहीं था।
وہ اس کے گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا، صرف منٹ نہیں سیکنڈز تک۔ کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی بلکہ اس شخص کے وجود میں تھی جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی۔ اس آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو وہ دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گئی اور اس نے لائٹ بند نہیں کی تھی۔ اس نے دروازہ بھی کھلا ہی چھوڑا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید بعض دفعہ انتظار بہت لمبا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انتظار شاید بہت مختصر ہو جاتا ہے، اور اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ وہ اسے نیند سمجھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ اسے چاروں طرف پھونک رہی تھی۔ جب اسے وہ یاد آیا، وہ اس وقت وہاں ہوتا تو اس سے آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم کو اٹھا کر اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس پر پھونک ماری، پھر فریم کے شیشے پر نظر نہ آنے والی گرد کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ چند لمحے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے اس کو دوبارہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے یاد آنے لگا تھا، اس کا وجود ایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا، آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب ایک دم پھر امامہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ سالار اس کے برابر میں سو رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی اور رات کا آخری پہر تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ حقیقت نہیں تھی جو وہ دیکھ رہی تھی، وہ ایک عجیب خواب تھا جس سے وہ بیدار ہوئی تھی۔ لیکن وہ خواب میں کس کا انتظار کر رہی تھی، اسے خواب میں بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کتاب کے وہ 10 ابواب سالار کے تھے، وہ کتاب سالار ہی لکھ رہا تھا اور ابھی تک اس کے 9 ابواب لکھے جا چکے تھے، لیکن 10واں نہیں۔ اور وہ گھڑی بھی تو سالار ہی کی تھی، اور سالار نے حمین کی پچھلے برتھ ڈے پر اس کی ضد اور اصرار پر اسے دے دی تھی، اور اب وہ گھڑی حمین باندھتا تھا۔ اس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا تھا اور اس کا مستقبل تھا۔ وہ کس کو یاد کر رہی تھی اور کس کے لیے اداس تھی، مگر کس کے لیے؟ اور وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی اور کوئی نہیں آ رہا تھا، مگر کون؟ اور پھر وہ تحریر ول بی ویٹنگ خواب کی ایک اور تفصیل کو دہرا رہی تھی۔ ایک ایک بات دہرا سکتی تھی وہ اب۔ وہ بستر سے اٹھ گئی بے حد بے چینی کے عالم میں۔ ان کی پیکنگ شاید مکمل ہو چکی تھی، وہ اس گھر میں ان کی آخری رات تھی، اور اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ پاکستان جانے والی تھی اور سالار اور جبریل کو وہیں رہ جانا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا گھر ختم ہو جانا تھا، یہ جیسے اس کی زندگی کا ایک انداز ہی بن گیا تھا۔ گھر بننا، گھر ختم ہونا، پھر بننا، پھر ختم ہونا۔ ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خواہش اور خواب پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ اس رات اس طرح خواب سے جاگنے کے بعد بھی بہت اداس تھی۔ پہلے وہ سالار کی بے انتہا مصروفیت کی وجہ سے اس کے بغیر اپنے آپ کو رہنے کی عادی کر پائی تھی، اور اب پاکستان چلے جانے کے بعد اسے جبریل کے بغیر بھی تو رہنا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ کے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا، اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس خواب کا خیال آنے لگا تھا، اور اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ بری طرح سے ٹھٹکی۔ کتاب کے 10 ابواب، اس کی اداسی، اس کا بڑھاپا اور اس کا کسی کو یاد کرنا، اور پھر وہ ول بی ویٹنگ۔ اسے یاد آیا تھا اس کتاب کا ہر باب سالار کی زندگی کے 5 سالوں پر مشتمل تھا، اور ڈاکٹرز نے سالار کو 7 سے 10 سال کی زندگی کی مہلت دی تھی، اور کتاب کا 10واں باب 50 سال کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ تو کیا سالار جانے والا تھا؟ خیر، سین یہاں پہ ہی ہوا ختم۔ کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ نہ صرف سین ختم ہوا بلکہ یہاں پہ 5واں باب حاصل و محصول بھی ختم ہوا، اور اب 6واں باب جو کہ آخری باب ہے، آب حیات کا تے، جس سے تے سے بنتا ہے تبارک الذی۔
छठा बाब शुरू हो चुका है, 5 बाब अब तक मुकम्मल हो चुके हैं, छठा बाब आखिरी बाब है और नॉवेल भी इसके साथ इस बाब के इख्तिताम पे ही खत्म हो जाएगा। छठे बाब का जो पहला सीन है वो शुरू होता है सालार सिकंदर से, जो कि अमेरिका के सदर से मिलने गया होता है। ऑफिस से मुल्हिका एक छोटे से कमरे में प्रोटोकॉल ऑफिसर की रहनुमाई में दाखिल होते हुए सालार सिकंदर के अंदाज में उस जगह से वाकफियत का अंसर बेहद नुमाया था। वो बड़े मानूस अंदाज में चलते हुए वहां आया था और उसके बाद होने वाले जो तमाम अदब व आदाब थे उनसे वो वाकिफ था। वो यहाँ कई बार आ चुका था कई वफूद का हिस्सा बनकर, लेकिन ये पहला मौका था जब वो वहां तन्हा बुलाया गया था। उसे बैठाने के बाद वो ऑफिसर अंदरूनी दरवाजे से गायब हो गया और वो 15 मिनट की एक मुलाकात थी जिसके अहम नुकात वो इस वक्त तक जहन में दोहरा रहा था। वो अमेरिका के कई सदूर से पहले भी मिल चुका था, लेकिन वो सदर जिससे वो इस वक्त मिलने आया था खास था, और वो भी कई हवालों से। वॉल क्लॉक पर अभी 9:55 हुए थे। सदर के अंदर आने में 5 मिनट बाकी थे। इससे पहले 9:56 पे एक वेटर उसको पानी पेश करके गया था। उसने ग्लास उठाकर रख दिया और फिर 9:57 पर एक और अटेंडेंट उसे कॉफी सर्व करने आया था। उसने मना कर दिया और 9:59 पे ऑफिस का दरवाजा खुला और सदर की आमद का ऐलान हुआ और सालार भी उठ खड़ा हुआ। ऑफिस के दरवाजे से उस कमरे में आने वाला सदर अमेरिका की तारीख का कमजोर तरीन सदर था। वो 2030 का अमेरिका था, बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से दो चार एक कमजोर मुल्क जिसकी कुछ रियासतों में इस वक्त खाना जंगी जारी थी, कुछ में नस्ली फसादात, और इन सब में अमेरिका का वो पहला सदर था जिसकी काबीना और थिंक टैंक्स में मुसलमानों और यहूदियों की तादाद अब बराबर हो चुकी थी। उसकी पॉलिसीज के साथ साथ गवर्नमेंट भी अंदरूनी खलफशार का शिकार थी, लेकिन ये वो मसाइल नहीं थे जिनकी वजह से अमेरिका का सदर उससे मुलाकात कर रहा था, बल्कि SIF थी वजह इसकी। अमेरिका अपनी तारीख के सबसे बड़े मालियाती और बैंकिंग बहरान के दौरान अपनी बैनुल-अक़वामी पोजीशन और साख को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा था, और SIF के सरबराह से वो मुलाकात इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा थी। इन आईनी तरामीम के बाद जो अमेरिका को अपने मुल्क की हैसियत को मुकम्मल तौर पर डूबने से बचाने के लिए करनी ही थी। अपनी तारीख के सबसे बड़े मालियाती बहरान में जब अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई तो उसके बड़े मालियाती इदारे दिवालिया हो रहे थे। डॉलर की वैल्यू को किसी एक जगह रोकना मुश्किल हो गया था और मुसलसल गिरती हुई अपनी करेंसी को इस्तेहकाम देने के लिए अमेरिका को 3 महीने के दौरान 3 बार इसकी वैल्यू खुद कम करनी पड़ी थी। सिर्फ एक ही इदारा था जो इस मालियाती बहरान को झेल गया था। लड़खड़ाने के बावजूद वो अमेरिका के बड़े मालियाती इदारों की तरह जमीन बोस नहीं हुआ था, और ना ही उसने डाउन साइजिंग की थी, ना बेल आउट पैकेजेस मांगे थे, और वो था SIF, यानी कि सालार सिकंदर और उसके 5 दोस्तों का वो इदारा जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी और जिस पर वो काम कर रहे थे। वो इदारा अभी भी वहीं खड़ा था। 15 साल गुजर चुके थे और वो एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के तौर पर अपनी शानदार साख और नाम बना चुका था, और अमेरिका और बहुत से दूसरे छोटे मुल्कों में वो बहुत से छोटे बड़े इदारों को जम करके अपनी छतरी तले ला चुका था, और वो छतरी मगरबी मालियाती इदारों की शदीद मुखासमत और मगरबी हुकूमतों के सख्त तरीन इम्तियाजी कवानीन के बावजूद फैलती ही चली गई थी। 15 सालों में SIF ने अपनी बका और तरक्की के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी थी, लेकिन SIF और उससे मुंसलिक अफराद डरे नहीं बल्कि डटे रहे, और 15 साल की इस मुख्तसर मुद्दत में मालियाती दुनिया का एक बड़ा मगरमच्छ अब SIF भी था, जो अपनी बका के लिए लड़ी जाने वाली उन तमाम जंगों के बाद अब बेहद मजबूत हो चुका था। माशाअल्लाह, यूरोप और एशिया उसकी बड़ी मार्केटें थी, लेकिन ये अफ्रीका था जिस पर SIF मुकम्मल तौर पर काबिज था। वो अफ्रीका जिसमें कोई गोरा 2030 में SIF के बगैर कोई मालियाती ट्रांजैक्शन करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। अफ्रीका अब SIF के हाथ में नहीं था, सालार सिकंदर के हाथ में था, जिसे अफ्रीका और उसके लीडर्स नाम और चेहरे से पहचानते थे। पिछले 15 सालों में सिर्फ सालार का इदारा वो वाहिद इदारा था जो अफ्रीका के कई ममालिक में बदतरीन खाना जंगी के दौरान भी काम करता रहा, और उससे मुंसलिक वहां काम करने वाले सब अफ्रीकी ही थे और SIF की मिशन स्टेटमेंट पर यकीन रखने वाले, जो ये जानते थे कि जो कुछ SIF उनके लिए कर रहा था और कर सकता था वो दुनिया का कोई भी और मालियाती इदारा नहीं कर सकता था। SIF अफ्रीका में इब्तदाई दौर में कई बार नुकसान उठाने के बावजूद वहां से निकला नहीं था। वो वहीं जमा और डटा रहा, और उसकी वहां बका की बुनियादी वजह सूद से पाक वो मालियाती निजाम था जो वहां की मकामी सनतों और सनतकारों को न सिर्फ सूद से पाक कर्जे दे रहा था बल्कि उन्हें
बल्कि उन्हें अपने वसाइल से इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में इंसानी वसाइल भी फराहम कर रहा था। पिछले 15 सालों में SIF की अफ्रीका में तरक्की की शरह एक स्टेज पर इतनी बढ़ गई थी कि बहुत से दूसरे मालियाती इदारों को अफ्रीका में अपना वजूद कायम रखने के लिए SIF का सहारा लेना पड़ता। सालार सिकंदर स्याह फामों की दुनिया का बेताज बादशाह था और उसकी ये पहचान बैनुल अक़वामी थी। अफ्रीका के मालियाती निज़ाम की कुंजी SIF के पास थी और सालार सिकंदर के इस दिन व्हाइट हाउस में बैठे होने की एक वजह ये भी थी। अमेरिका वर्ल्ड बैंक को दिए जाने वाले फंड्स में अपना हिस्सा अदा करने के काबिल नहीं रहा था और वर्ल्ड बैंक को फंड्स की फराहमी में नाकाम रहने के बाद उससे सरकारी तौर पर अलहदगी इख्तियार कर रहा था। वर्ल्ड बैंक इससे पहले ही एक मालियाती इदारे के तौर पर बुरी तरह लड़खड़ा रहा था और ये सिर्फ अमेरिका नहीं था जो मालियाती बहरान का शिकार था, बल्कि दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक भी इसी कसाहबाजी का शिकार थे और इस अफरा तफरी में हर एक को सिर्फ अपने मुल्क की मईशत की परवाह थी। वर्ल्ड बैंक अब वो सफेद हाथी था जिससे वो सारी इस्तेमारी कुव्वतें जान छुड़ाना चाहती थी और कई जान छुड़ा भी चुकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा का वो चार्टर जो अपने मेंबरान को वर्ल्ड बैंक के इदारे को फंड्स फ्राहम करने का पाबंद करता था, अब मेंबरान के अदम ताउन और अदम दिलचस्पी के बाइस कागज के एक पुर्जे से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। अक़वाम मुत्तहिदा अब वो इदारा नहीं रहा था जो बैनुल अक़वामी बरादरी में सैकड़ों सालों से चले आने वाले एक ही मालियाती निज़ाम में पिरोए रहने पर मजबूर कर सकता था। दुनिया बदल चुकी थी और घड़ी की सुइयों की रफ्तार के साथ मजीद बदलती जा रही थी और इस रफ्तार को रोकने की एक आखिरी कोशिश के लिए अमेरिका के सदर ने SIF के सरबराह को वहां पे बुला लिया था। उस सरबराह का नाम था इवान हॉकिंस। इवान हॉकिंस ने अंदर दाखिल होते हुए अपने इस पुराने हरीफ को एक खैर मकदमी मुस्कुराहट देने की कोशिश की जो उसके इस्तकबाल के लिए मुअद्दबाना और बेहद बावक़ार अंदाज में खड़ा था। सियासत में आने वाले पहले ईवान एक बड़े मालियाती इदारे का सरबराह रह चुका था। सालार सिकंदर के साथ उसकी सालों पुरानी वाकफियत भी थी और रकाबत भी। SIF ने अमेरिका में अपनी तारीख का पहला बड़ा इंजमाम उसके इदारे को खाकर किया था और इस इंजमाम के बाद ईवान को उसके ओहदे से फारिग भी कर दिया गया था। वो आज अमेरिका का सदर था, लेकिन वो नाकामी और बदनामी आज भी उसके रिकॉर्ड में एक दाग के तौर पर मौजूद थी। ये वान की बदकिस्मती थी कि इतने सालों के बाद वो इसी पुराने हरीफ की मदद लेने पर एक बार फिर से मजबूर हुआ था। वो उसके दौरे सदारत में से धूल चट्टाने आन पहुंचा था। ये उसके एहसासात थे, लेकिन सालार के नहीं। वो वहां किसी और एजेंडे के साथ आया तो उसका जहन कहीं और फंसा हुआ था। सालार सिकंदर चेहरे पर एक गर्म जोश मुस्कुराहट का निकाब चढ़ाए ईवान ने सालार का इस्तकबाल तेज रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ते हुए यूं किया जैसे वो हरीफ नहीं रहे थे बल्कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो व्हाइट हाउस में नहीं किसी गोल्फ कोर्स पर मिल रहे थे। सालार ने उसकी खैर मकदमी मुस्कुराहट का जवाब इतनी खुशदिली के साथ मुसाफा करते हुए दिया था और दोनों के दरमियान रस्मी कलमात का तबादला हुआ। मौसम के बारे में एक आध बात हुई जो अच्छा था और उसके बाद दोनों अपनी अपनी नशिस्त संभाल कर बैठ गए। वो 1-on-1 मुलाकात थी और कमरे के दरवाजे अब बंद हो चुके थे और वहां उन दोनों का स्टाफ नहीं था और इस 1-on-1 मुलाकात के बाद उन दोनों की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके लिए इस कमरे से कुछ फासले पर एक और कमरे में बैठे दुनिया भर के सहाफी बेताबी से मुंतजर थे। इस मुलाकात से पहले उन दोनों की टीम के अफराद कई बार आपस में मिल चुके थे और एक फ्रेमवर्क वो डिस्कस भी कर चुके थे और तैयार भी। और अब इस मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो दोनों वो ऐलान करते जिसकी भिनक मीडिया को पहले ही मिल चुकी थी। अमेरिका वर्ल्ड बैंक के जरिए नहीं बल्कि SIF के जरिए दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में घुसना चाहता था और खास तौर पर अफ्रीका में, और इसके लिए वो वर्ल्ड बैंक से बाज़ाब्ता अलहदगी इख्तियार कर रहा था। मगर उसके सामने मसला सिर्फ एक था। अमेरिका का एजेंडा SIF के एजेंडे से बहुत मुख्तलिफ था और इस मुलाकात में सालार सिकंदर को गैर रस्मी अंदाज में आखिरी बार इन अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की याद दहानी करवाई गई थी। अमेरिका SIF की टीम के बहुत सारे मुतालबात मानकर उस फ्रेमवर्क पर तैयार हुआ था। ये वो अमेरिका रहा ही नहीं था जो बंदूक की नोक पर किसी से कुछ भी करवा सकता था। यह इंतशार का शिकार एक खोखला होता हुआ मुल्क था जो बात सुनता था, मुतालबात मानता था और अपनी पोजीशन से पीछे हट जाता था या फिर आखिरी हरबे के तौर पर अपने मफादात की खातिर वो करता था जो इस बार भी इस मीटिंग के अच्छे या बुरे नतीजे के साथ पहले से मशरूत था। मीटिंग का नतीजा वैसा ही निकला जैसे ईवान को तवक्को थी। सालार सिकंदर को SIF के एजेंडे के हवाले से कोई इब्हाम नहीं था और न ही अमरीकी हुकूमत के एजेंडे के हवाले से। वो अमरीकी हुकूमत की मदद करने पर तैयार तो था,
इस फ्रेमवर्क के तहत जो इसकी टीम ने तैयार किया था, लेकिन SIF को अमेरिका का तर्जुमान बनाने पर तैयार नहीं था। उसने इवान की तजवीज को शुक्रिया के साथ रद्द किया। दो मगरमच्छों के दरमियान दुश्मनी हो सकती थी लेकिन दोस्ती नहीं। मगर दुश्मनी के साथ भी वो एक ही पानी में तो रह सकते थे, बहुत ही मोहतात और पुरअमन तरीके से अपनी अपनी हदूद में। और उसने इवान को भी यही मशवरा दिया था जिससे इवान ने इत्तफाक तो किया। सालार सिकंदर से उन्हें जैसे जवाब की तवक्को थी, उन्हें वैसा ही जवाब मिला था। SIF को अब एक नए सरबराह की जरूरत थी जो ज्यादा लचकदार रवैये का हामिल होता और ज्यादा समझदार भी। सालार सिकंदर में इन दोनों चीजों की अब कुछ कमी हो गई थी और ये इवान का अंदाजा था। CIA को SIF के नए सरबराह के बारे में तजावीज देने से पहले SIF के पुराने सरबराह को हटाने के लिए अहकामात दिए गए थे और ये इस मीटिंग के बाद हुआ था। इससे पहले इवान ने सालार सिकंदर के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी जिसमें अमेरिका ने बाकायदा तौर पर मुल्क में होने वाले मालियाती बहरान से निमटने के लिए न सिर्फ SIF की मदद लेने का फैसला किया था बल्कि SIF के साथ तय पाने वाले इस फ्रेमवर्क का भी ऐलान किया था जिसकी मंजूरी सदर ने बेहद दबाव के बावजूद दे ही दी थी। इवान हॉकिंस को इस ऐलान के वक्त ऐसी ही तस्हीक महसूस हो रही थी जितनी उसने उस वक्त महसूस की थी जब उसके मालियाती इदारे का इंतजाम SIF के साथ हुआ था और जिसके बाद वो अपने ओहदे से फारिग हुआ था। उसे यकीन था तारीख इस बार अपने आप को कुछ मुख्तलिफ तरीके से दोहराने वाली थी। इस दफा स्क्रीन से गायब होने वाला उसका पुराना हरीफ था, वो नहीं। वो सालार सिकंदर के साथ आखिर ऐसा क्या करने वाला था कि इस बार वो खुद नहीं बल्कि उसका हरीफ मंजर से गायब होने वाला था। ये तो जानेंगे हम आने वाले कुछ सीन्स में। कहानी में सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। हमें एरिक के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला, उसकी कहानी इनकम्प्लीट वहां पे छोड़ दी गई। अब सालार के साथ क्या होने वाला है? सालार की जिंदगी पहले ही रिस्क में है और सालार को स्क्रीन से गायब होने की बातें भी हो रही हैं। अजीब कहानी अजीब दौराहे पर आ रही है और हमारी मुसन्निफा यहाँ पे एक और नए शख्स को भी इंट्रोड्यूस करवा रही हैं जो कि काफी अननोइंग है इस वक्त। कहानी को खत्म होना चाहिए ना कि नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। मे भी ये भी कोई नया ट्विस्ट हो। अब कहानी में जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है उसका नाम है हशाम और हशाम का ताल्लुक है सूडान से। और हशाम कौन है? दरअसल हशाम अमेरिका में बहरीन के सफीर का बेटा था और बहरीन के सफारत खाने में होने वाली अक्सर महफिलों में उसे भी मदऊ किया जाता था। उसकी माँ एक फिलिस्तीनी नज़ार डॉक्टर थी और उसका बाप अमेरिका के अलावा बहुत से यूरोपियन ममालिक में बहरीन की नुमाइंदगी कर चुका था और दो बहन भाइयों में वो बड़ा था और उसकी बहन अभी हाई स्कूल में थी। और इस वक्त भी वो ऐसी ही किसी एक जगह पर खड़ा था और उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिससे शायद वो भी मुतासिर हो गया होगा। दरअसल एक कैंप में किसी पनाह गुज़ीन गूंगी औरत के साथ इशारों में बात करते और उसे कुछ समझाते हुए एक लड़की वहां खड़ी थी। वो पाकिस्तानी थी या इंडियन थी, हशाम ने उसके नकूश और रंगत से अंदाजा तो लगा लिया था और फिर उसके गले में लटके कार्ड पर उसका नाम पढ़कर भी उसे पता तो चल ही गया था। बेहद मामूली शक्ल सूरत की एक बेहद दुबली पतली घने बालों वाली सांवली रंगत की एक दराज कामत लड़की। उसका 5 फुट 7 इंच कद उसकी वाहिद खुसूसियत लग रही थी इस पहली मुलाकात में हशाम को। वो एक औरत से बात करते हुए हशाम की तरफ मतवज्जा हुई और एक साथी कारकुन के तौर पर उसे मुस्कुराहट दी और हाथों के इशारों से हेलो और हाल चाल पूछा। उस लड़की ने भी हाथों के इशारों से उसको जवाब दिया और दोनों ने बैक अपने गले में लटके कार्ड्स पकड़कर ऊपर करते हुए और उस पर उंगली फेरते हुए जैसे खुद को मुतारिफ कराया। वो लड़की केयर की वर्कर थी और हशाम रेड क्रॉस का, और वो दोनों USA से आए थे। रस्मी तारुफ और वहां के हालात के बारे में इशारों में ही बात करने के बाद वो दोनों आगे बढ़ गए। उनकी फिर दूसरी मुलाकात दूसरे दिन हुई। वो आज भी इससे पहले वहां मौजूद थी और कुछ तस्वीरें ले रही थी और वो कुछ सामान लेकर वहां आया था और एक लोडर गाड़ी में। दोनों ने एक बार फिर इशारों की जबान में रस्मी अलैक सलैक की और तीसरी मुलाकात लंबी थी। वो एक डिनर पर मिले थे और डिनर हॉल के बाहर कॉरिडोर में दोनों 10 मिनट तक इशारों की जुबान में बात करते रहे। वो लड़की पाकिस्तान से थी और वो बहरीन से। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और वो सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। वो फाइनेंस का स्टूडेंट था और वो सोशल साइंसेस की। और उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक चीज मुश्तरक थी, रफाही काम।
جس سے وہ دونوں اپنی نوعمری سے وابستہ تھے، اور ان دونوں کا نصابی CV اتنا لمبا نہیں تھا جتنا ان کی غیر نصابی سرگرمیاں۔ کوریڈور میں گزارے ان 10 منٹوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں حال چال پوچھا اور جانا۔ اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی نہیں تھے، لیکن حشام کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے اور بھی سوال کرتا۔ اگر وہ بول چال سکتی ہوتی تو وہ کر ہی لیتا۔ اس کے ساتھ کھڑے اس نے یہی سوچا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کھڑی اسے آج بھی اتنی ہی دلچسپ لگی تھی۔ حشام کو حیرت تھی کہ ان کی ملاقات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک ہی جیسے رفاہی ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفان اور سیلابوں کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والی کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے گئے تھے۔ نیو یارک واپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا، اور وہ دونوں مختلف یونیورسٹیز میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً مختلف سوشل ایونٹس میں ملتے رہتے، کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے، اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً ان سوشل ایونٹ سے ہٹ کر بھی ہونے لگا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب باقاعدگی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کمتر لگا تھا۔ وہ اپنی عمری میں جن رفاہی پروگراموں کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اس سے میل جول کے آغاز ہونے کے بعد حشام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد مشترک چیز نہیں تھا، اور بھی بہت سی دلچسپیاں مشترک تھیں، اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں، بہت سی خصوصیات بھی۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے، اور بہت زیادہ۔ دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی، اور دونوں گھومنے پھرنے کے شوقین تھے، اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے۔ حشام کی پوری زندگی مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی۔ نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھی، نہ ان سے دوستی، لیکن زندگی میں وہ بھی پہلی بار ایک لڑکی سے متاثر ہوا تھا۔ اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا، لیکن اسے لڑکیوں کی جو خوبیاں متاثر کرتی تھی ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی۔ نہ وہ حسین تھی، نہ وہ سٹائلش تھی، نہ ایسی ذہن کے اگلے کو چاروں شانے چت کر دے، لیکن اس کے باوجود اسے کسی مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے وہ سادہ سی جینز اور کرتیوں میں اکثر دیگر جدید تراش خراش کے لباس اور سٹائلش جوتوں والی لڑکیوں کے سامنے حشام کو زیادہ پرکشش محسوس ہوتی تھی۔ ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ایک دن حشام نے اسے پہلی بار کھانے کی دعوت دی باہر، اور جب بل کے ادائیگی کے وقت وہ لڑکی پرس سے پیسے نکالنے لگی تو حشام نے کہا، میرے معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ اور پھر وہ بھی جواباً مسکراتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس سے بولی، اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا، اس لیے یہ میرے حصے کا بل ہے۔ اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے حشام سے کہا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی، لیکن حشام چند لمحوں کے لیے لاجواب ہو گیا تھا۔ وہ بڑا مہنگا ریسٹورانٹ تھا جہاں وہ اسے لے کر آیا تھا، اور جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لا کر وہ بل خود ادا کرتا تو وہ لڑکی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتی تھی، لیکن آج کچھ خلاف توقع چیز تھی۔ تبھی حشام بات کو کور کرتے ہوئے کہنے لگا، ایکچولی ریسٹورانٹ کافی مہنگا تھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے زندگی بھر کبھی کسی عورت کو ایسی توجہ نہیں دی تھی، اور جس کو وہ دے رہا تھا تو وہ اسے حیران ہی کیے جا رہی تھی۔ شکریہ، لیکن میں بہت امیر ہوں، اس لڑکی نے جواباً مسکراتے ہوئے سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم میرا بل بھی دے سکتی ہو؟ پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کہا۔ بل نہیں دے سکتی، لیکن بل دینے کے لیے ادھار دے سکتی ہوں، وہ جواباً اس سے بولی، اور وہ حیران رہ گیا۔ تو مہربانی کرو اور دے دو، حشام نے اسی روانی سے کہا۔ وہ پہلی بار الجھی اسے دیکھا، پھر اس نے اپنے پرس سے بل کی بقایا رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی، اور حشام نے وہ رقم پکڑ کر بل رکھ کر اسے طے کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھا دیا، اور اس لڑکی نے اتنی ہی دیر میں اپنا بیگ کھولا، اس میں سے وہ کچھ تلاش کرنے لگی، اور پھر کافی دیر بعد اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ حشام کو شاید لگا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ سیریس تھی۔ اس نے وہ اپنی ڈائری نکالی اور پھر میز پر ڈائری کو رکھا، اور ڈائری میں اس رقم کا اندراج کیا جو اس نے کچھ دیر پہلے حشام کو ادھار دی تھی۔ پھر اس نے قلم اور ڈائری دونوں حشام کی طرف بڑھائے، اور اس نے کچھ حیران ہو کر دونوں چیزیں پکڑی، اور پھر اس سے کہا، یہ کیا ہے؟
لیکن سوال کے ساتھ ہی اس کی پہلی نظر ڈائری پر جب پڑی تو اسے جواب خود ہی مل گیا. وہ اس کے دستخط اس رقم کے سامنے چاہتی تھی جہاں پہ اس نے ادھار لیا تھا. چند لمحوں کے لیے تو وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا. وہ اب اپنے گلاسز اتار کر انہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگا رہی تھی اور معمول کی طرح خود میں محو اور اسے نظر انداز کی یوں جیسے یہ سب روزمرہ کی بات تھی. حشام نے قلم سنبھال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے پلٹ کر بڑے ہی تجسس سے لیکن محسوس ہونے والے انداز میں دیکھا. وہاں چھوٹی بڑی رقموں کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام نہیں تھا, صرف دستخط تھے مختلف تاریخوں کے ساتھ, لیکن کہیں بھی ادا کرنے والی رقم نہیں لکھی ہوئی تھی. اور کہنے لگا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی حساب کتاب رکھنے والی ہو, ہر چیز کا ہی حساب رکھتی ہو تم تو. ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے حشام کہے بغیر نہیں رہ سکا. ہاں, اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی نا, اور معاملات میں تو شفافیت ضروری ہوتی ہے. اس لڑکی نے جواباً اطمینان سے کہا اور وہ اب اسے ڈائری اور قلم لے کر واپس اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی. ڈائری سے تو لگتا ہے کہ تم واقعی بہت امیر ہو, اتنی دریا دلی سے کسی کو قرض دے دیتی ہو تم. ٹیبل سے اٹھتے ہوئے حشام نے اس کو کریدا اور وہ بات گول کر گئی. ان کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اس سے زیادہ کریدتا, مگر اس ڈائری میں کیے ہوئے اس آدمی کے دستخط اسے یاد رہ گئے تھے اور اس دستخط کے انداز سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مرد کے دستخط تھے. ایک ہفتے بعد اس نے لڑکی کو وہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کی ڈائری میں ادائی کیے گئی رقم جو تھی اس پر دستخط کیے, ادا شدہ کی گئی تحریر کے ساتھ, اور ایک بار پھر سے ڈائری الٹ پلٹ کر کے دیکھی اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہ جو دوسروں کو قرض اس نے دیا تھا کسی نے ادا کیا یا نہیں. لیکن ڈائری اس سال کی تھی اور سال کے شروع سے اس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی بھی ادائیگی نہیں ہوئی تھی, لیکن ادھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا, چھوٹی بڑی رقمیں لیکن لاتعداد بار بار. اچھا, تو اس سال تمہیں کوئی ادھار واپس کرنے والا میں ہی پہلا شخص ہوں, حشام نے فوراً اس سے بڑے فخری انداز میں بتایا. اس نے مسکرا کر اس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لیے اور نوٹوں کو حشام کے سامنے گنا. اپنے پرس سے چند چھوٹے نوٹ نکال کر حشام کو واپس کیے کیونکہ اس نے بڑے نوٹوں میں رقم واپس کی تھی اور اس کے کچھ پیسے بچ رہے تھے. ارے چھوڑو, اسے رہنے دو نا. حشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی. اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ. اس نے جیسے لاپرواہی سے اسے واپس کر دیے. کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ تو آ ہی سکتا ہے, اور ایک آئس کریم بھی آ سکتی ہے, یا پھر ایک برگر. اس نے بڑے اطمینان سے کہا اور وہ ہنسا. تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو. ہاں, کیونکہ میری ماں کہتی ہے پیسہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے. اس نے جیسے ایک بار پھر حشام کو لاجواب کیا تھا اور وہ ذرا سی شرمندگی دکھائے بغیر ہنس پڑا. اس طرح تو تم واقعی بہت امیر ہو جاؤ گی. حشام نے اسے پھر سے چھیڑا. انشاءاللہ, اس نے جواباً اتنی ہی اطمینان سے کہا کہ حشام کو ہنسی آ گئی, اور ہنسنے کے بعد حشام کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی. تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے سے کہا. کیا؟ میرا ہنسنا؟ نہیں, مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟ حشام نے سر کھجایا. لڑکی سیدھی تھی, سوال ٹیڑھا تھا. یہ جس کو اتنے ادھار دیتی رہی ہو, یہ کون ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ اس نے پھر ایک ٹیڑھا سوال کیا. ہے کوئی؟ وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی تھی. تو کیا تم بتانا نہیں چاہتی مجھے؟ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا اور وہ کہنے لگی ہاں. وہ چند لمحوں کے لیے چپ رہا اور پھر اس نے کہا, بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیا اس کے سر؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی. میں اسے انکار نہیں کر سکتی. اور حشام عجیب طرح سے بے چین ہوا. لیکن دیکھو, پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے. شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا تھا. پیسے ہی نہیں, میں ہر معاملے میں اعتماد کرتی ہوں اس پر, اس نے بڑے آرام سے کہا تھا. اور حشام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے. ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے. ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی. اس شخص کا تعارف بھی حشام سے بہت جلد ہو ہی گیا تھا, اور وہ کون تھا یہ بھی نہیں بتایا گیا اس ناول میں, اور سین ہو گیا ہے یہاں پہ ختم. تو یہ تھی حشام کی سٹوری. ایک نیا کیریکٹر پھر سے ڈالا گیا سٹوری میں, اور ایک ایسی لڑکی کی کہانی بتائی گئی جس نے لڑکے کو کافی زیادہ امپریس کر دیا. اس کیریکٹر کو یہاں انٹروڈیوس کرنے کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا یہ ایک بار پھر سے کوئی سسپنس کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جو اس لڑکی کا اتنا مضبوط کیریکٹر بتایا گیا ہے یہاں پہ, وہ کافی اچھا تھا. اور سب سے اچھی جو بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا. یہ تمہیں ہر خوش فہمی
اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا، اس لیے یہ میرے حصے کا بل رہا۔ یہ لائنز کافی خوبصورت تھیں، کافی اسٹرانگ کیریکٹر دکھایا گیا ہے اس لڑکی کا یہاں پہ، لیکن ناول کے ساتھ کیا کنیکشن ہے وہ جاننے کے لیے تو میں شدید بےتاب ہوں، اور یقیناً آپ لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ اس ایپیسوڈ کو میں کر رہی ہوں ختم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، سبسکرائبرز بہت ضروری ہیں اس چینل پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ویڈیوز آئیں۔ اور اگلا سین میں بتاتی چلوں کہ شروع ہوگا تالیوں کی گونج میں، جہاں پہ حمید سکندر تشریف لا رہے ہوں گے، اور وہ کون سا کارنامہ سر انجام دے رہے ہوں گے یہ تو ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔